हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और इस बार ग्रेड 12 यानी 12वीं कक्षा के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट सीरीज, वो सब आप ध्यान से पढ़ेंगे, उस पर मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स पाएंगे। अभी तक नहीं मेहनत किया कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं हिटिंग टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स पर अगर आप हाथ साफ कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कर लोगे आप आराम से, मैं कह रहा हूँ कर लोगे। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि मैं यहाँ जो बता रहा हूँ ये सब बोर्ड में आएगा, ठीक, या फिर ये प्रेडिक्शन है, या फिर आप इसको सिर्फ पढ़ के, ठीक, आप इसको क्या करें, खाली देख के आपके मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर देखो भाई, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो सीधी सी बात है, मिलने नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो मैं बता रहा हूं उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा उसको, तभी काम होगा। चलिए खैर, बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको टिकाता हूँ सीधे पॉइंट पर। और क्या करते हैं देखते हैं। आप टॉपिक आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम 2022। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ठीक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले एक बात समझते हैं, वो ये हो जाएगी, ठीक है, कि जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्या है, लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ मार्क्स एग्रीगेशन दे रखा है। मार्क्स एग्रीगेशन किस तरीके का, ये ध्यान रखिए जरा। मार्क्स एग्रीगेशन जो है वो आपका, ये पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं साइड से लिख दे रहा हूँ, थोड़े दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मार्क्स जो आपके हैं वो किस तरीके से होंगे, जैसे 46% आपका है, ठीक, क्या हो जाएगा 46%। 46% जो आपका है वो कैसे करोगे, ये 46% का मतलब क्या हुआ, ये 46% मतलब लगभग आपका 32 मार्क्स का क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स, क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 46% मतलब 32 मार्क्स का लगभग आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स होगा पेपर में। 31% क्या होगा, ठीक, ये लगभग आपका हो जाएगा 31% का लगभग आपका थ्योरी हो जाएगी, ठीक है, और 23% आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशंस हो जाएंगे, ठीक, क्या हो जाएंगे, डेरिवेशंस हो जाएंगे, ठीक है। यानी डेरिवेशंस आपके क्या आएंगे 16 मार्क्स के आसपास, ये आपका थ्योरी जो आपकी हो जाएगी लगभग 22 मार्क्स के आसपास, और ये आपका 32 मार्क्स पे। अब टोटल जरा अगर करो तो जाएगा कितना, 32 प्लस आपका हो जाएगा कितना, 22 प्लस हो जाएगा आपका कितना, 16, तो 6 to 8 to 10 10 0, ठीक है, और 1 1 2 2 2 4 4 और 3 7 70 मार्क्स का पेपर आपका इस तरीके से सेग्रीगेटेड होगा। मतलब 46% अकेले क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, यानी 32 मार्क्स के अप्रॉक्स, थ्योरी आपकी हो जाए कितनी, 22 मार्क्स की अप्रॉक्स, डेरिवेशंस आपके अप्रॉक्स 16% के पास, ठीक है। अब ये बात आती है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में, उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि न्यूमेरिकल्स पर अगर आपको बहुत ज्यादा कमांड नहीं है तो उसके बजाय आप इन 22 और 16 मार्क्स पे मेहनत कर लो। ये क्या हो जाएगा, 22 प्लस 16, 6 to 8 3, और ये हो जाएगा 2 1 3, 38 मार्क्स का तो आपका ये हो जाएगा। तो प्रायोरिटी आप दीजिए जिनकी, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा वीक है उनके लिए कह रहा हूँ कि 22 मार्क्स वाले पोर्शन पर 16 पोर्शन वाले पे मेहनत कर लीजिए। तो बाकी जो न्यूमेरिकल मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम इसमें से आप 10 से 12 15 नंबर का तो करीब करोगे ही करोगे, और वो आपको पहुंचा देगा आपके लगभग 60% 70% के आसपास पहुंचा देगा पेपर में। फिर इसको तो जो बच्चे अच्छे पढ़ने में वो सब पे फोकस कर ले, ऑलरेडी उनकी तैयारी होगी। जो बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है तो न्यूमेरिकल पोर्शन पर कम फोकस करके बल्कि इन दोनों पोर्शन पर ज्यादा फोकस कर ले, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक बात आती है, ठीक है, कि नेक्स्ट उसकी बात आती है, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, यहां से आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है, ये अब यहां पर देखो, ठीक है, पहला चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मोशन है। देखो भाई, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें है क्या? देखो क्या इंपॉर्टेंट है, या तो एमसीक्यू आ सकता है, या फिर एजर्सन रीजन बेस आ सकता है, ठीक, या फिर क्या कह सकते हो कि कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन पूछ सकता है। बहुत दिनों से पूछा नहीं गया, तो वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन यहां पूछा जा सकता है। और साथ में क्या पूछा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन के साथ साथ अगर ध्यान दोगे तो कहीं कहीं पर क्या होगा, कोई बहुत इजी टर्म अगर देगा तो एक आध न्यूमेरिकल यहां से बन लेते हैं, जो आप कर सकते हो, इंक्लूड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरा फोकस इस पे ज्यादा है कि वेक्टर फॉर्म में भी पॉसिबल है कि 2 नंबर में इस बार पूछा जा सकता है या पूछा जाए, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक, फिर क्या है, डायपोल। डायपोल आपको पढ़ना है, डायपोल के 2 एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है, नंबर 1 नंबर 2। कौन कौन सा? एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस। ठीक, ये 2 डेरिवेशंस हैं। ठीक है, क्या फाइंड करना है कि टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द डायपोल एट एक्सियल पोजीशन या फिर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। डेरिवेशन के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर या 2 नंबर में कंपैरिजन दोनों का पूछता है, तो कंपैरिजन भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक, या फिर अजर्सन रीजन में भी इसका स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये दोनों ध्यान रखना कि मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार ज्यादा नहीं, अगर बहुत कुछ नहीं होगा तो न्यूमेरिकल पोर्शन के छोड़ के अगर थ्योरेटिकल पोर्शन पूछता है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इक्वेटोरियल एक्सियल का एक डेरिवेशन मिल सकता है। हाँ भाई, ये जो आपको दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है? गॉस थ्योरम। इसको मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हर बार एक ना एक डेरिवेशन या न्यूमेरिकल बेसिक पूछा ही जाता है। क्योंकि क्या होगा, पहली बात में कितने टॉपिक्स आ जाएंगे, पहली बात आपको फ्लक्स पर बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा ये, इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन, रॉड का केस है, प्लेन शीट का केस है और सर्कुलर का, उसका स्फेरिकल का केस है। तीनों केसेस में पिछली बार मुझे याद है यहाँ यूपी के लखनऊ रीजन के जो पेपर था उसमें हमने देखा था कि शायद वो पूछा गया था आपका, इस पे रॉड के लिए पूछा गया था। तो ये गॉसेस का स्टेटमेंट, गॉसेस थ्योरम तैयार कर लीजिए, साथ में उसके एप्लीकेशन जो आपका है, इस एप्लीकेशन को तैयार कर लीजिए। एप्लीकेशन में जो लास्ट ईयर रिपीट हुआ उस पर थोड़ा कम फोकस करिए, जो रिपीट नहीं हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करिए, ये मेरा सजेशन है। नेक्स्ट वन, सेकंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे कैसे पूछा जा सकता है। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करने को पूछा जा सकता है, इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है। इसकी प्रॉपर्टीज मोस्टली मैं कह रहा हूं अजर्सन रीजन के लिए, अजर्सन रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड एमसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बनती, जैसे अभी उसमें एक टॉपिक में अगर आप अजर्सन कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले सकते हैं, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हो, तो उन पर बेस आपको टिक मिल सकता है यहाँ पर। दूसरा आपको ध्यान रखना कि ये डेरिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से पूछा नहीं गया है। ठीक, तो पूछा जा सकता है, या बेसिकली मैं कह सकता हूँ इस पर न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल्स ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड चार्जर के केस में। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये आपको हाफ CV स्क्वायर का केस आपका है, तो ये आपका डेरिवेशन तैयार कर लो। डेरिवेशन के साथ साथ क्या होगा, इस पर न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर लो। ये दोनों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इस बार इक्विपोटेंशियल सरफेस और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ठीक, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सबसे आपका इधर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें देखो क्या क्या आएगा, डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख के दे रहा हूं। इस पे क्या क्या मिल सकता है आपको भाई, तो ड्रिप वेलोसिटी में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ आ सकता है। ठीक है, ग्राफ के साथ साथ क्या हो सकता है कि इसमें डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ठीक, डेरिवेशन प्लस क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल्स।
तो ये पूछे जा सकते हैं। तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स प्लस आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट जो आपके ड्रिप वेलोसिटी के जितने भी हैं, वो चाहे ठीक है रिलैक्सेशन टाइम का केस हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी के केस में हो, ठीक है, ये जो भी चीजें हैं आपको दे रखा है वो सब चीज तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। जब इसको तैयार करोगे तो आप इसको ठीक निकालोगे तो ध्यान रखना कि I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये आपको निकालना पड़ेगा। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये आपका क्या होता है, मिलता है आपको। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप भी ध्यान रखना कि कई बार से टॉपिक पूछा नहीं गया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इसका डेरिवेशन थोड़ा सा छोटा सा एकदम सा है, प्लस ठीक क्या हो सकता है, यह कह सकते हो कि फॉर्मूले का जो फ्रेमिंग है वो, प्लस क्या है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस पर कि न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल 110% मैं आपको बता रहा हूँ, 110% आपका न्यूमेरिकल मिलेगा इसका। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल 110% आपको मिलेगा मिलेगा क्योंकि अब देखो एक्चुअली क्या कि 10th में ओम्स लॉ को भर भर के दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर के ओम्स लॉ का यूज है तो, लेकिन ओम्स लॉ का बहुत कम यूज किया गया है, तो इस पर बेस्ड आपको ठीक क्या न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। किसके साथ, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ भी मिल सकते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको ठीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पर 100% श्योर हो जाइए, इसका न्यूमेरिकल आपको मिलेगा मिलेगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना के देगा आपको, ठीक, वो आपको सॉल्व करना होगा, उसमें ठीक करंट निकालनी हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर ठीक उसके टर्मिनल उसका पर्टिकुलर एंड्स पर ठीक क्या हो जाएगा आपका, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब निकालना, ये सब चीजें पूछ सकता है यहाँ पर। तो ये आपका ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोस्ट, ये चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट वन, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भाई लॉरेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली मैं कह दूं तो मोशन ऑफ चार्ज में कह सकता हूं। ठीक है, जैसे कोई चीज मूव कर रही है, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर इन द डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तब क्या होगा, अगर वो किसी 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तब कैसा होगा, किसी एंगल पे आ रहा है तब कैसा होगा। तो वो आपको पाथ बताना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक, क्योंकि उसको क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। ठीक, वो फोर्स फील्ड की वजह से क्या होगा कि अलग अलग एंगल्स पे जब वो एंटर करेगा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका पाथ कैसा होगा। जैसे हेलिकल किस में बनता है, एट एन एंगल पे बनता है, सर्कुलर किस में बनता है, 90 डिग्री बनता है, स्ट्रेट किस में जाएगा, जो इन द डायरेक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये आपको पता है किसका है। ठीक, फोर्स बिटवीन, हाँ भाई ये इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के पर्पस से भी, न्यूमेरिकल पर्पस से दोनों का मैं कह सकता हूं। ठीक है, ये भी और ये भी, लेकिन डेरिवेशन के पर्पस से मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार ठीक ये होगा आपको, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें देखो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है, और इसमें बहुत ज्यादा आप लोग भी पता होगा, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत के अंदर ये कह सकते हो कि देखो, एक तो बार मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट की एक्सियल इलेक्ट्रोल भी बता सकते हो आप। साथ में क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, ठीक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेट, इनको ध्यान रखिएगा, इनको पढ़िएगा अच्छे से। और इन्हीं के बिहाफ पे ठीक है सब्सटेंसेस का सेग्रीगेशन है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं मान के चल रहा हूं, इसको नोट करिए। हो सकता है आपको डिफरेंस में देखने को मिले, मे भी पॉसिबल आपको एमसीक्यू में मिले, मे भी पॉसिबल आपको एडजस्टेड रीजन। और सबसे मैं बता रहा हूं, ये पूरा चैप्टर की मैं जब बात करता हूं, ये पूरा चैप्टर आपको केस स्टडी दिला सकता है। क्या दिला सकता है, केस स्टडी। तो इसको थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा, यहां से आपको ठीक क्या होगा कि केस स्टडी किसी भी तरीके का मटेरियल दे दिया गया, उसके बारे में बात करेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं, तो वो केस स्टडी आप यहां से कर सकते हो। केस स्टडी का सीरीज में लेके आऊंगा आपके लिए बहुत जल्दी ही। फिर क्या है आपका डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, साथ में क्या मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा डीपली, क्योंकि मैं बताया कि केस स्टडी आपको दिला सकता है जो 4 नंबर का आपको मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी आपको ठीक क्या है, इजिली आप नंबर पिकअप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो भाई कमाल का चैप्टर है। यहाँ से मजेदार चैप्टर, जैसे आपको मैं बता दूं फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में क्या हो कि जैसे ये आपका लूप बना हुआ है, इस पर एक वायर इधर लगा हुआ है, करंट पास हो रही है। अब बताइए इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर में, ठीक, या फिर एमसीक्यूज में ये पूछा सकता है। फैराडेज के 3 एक्सपेरिमेंट जो आपके पास, तीनों एक्सपेरिमेंट तैयार कर लीजिए, वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको मिलेगा अजर्सन रीजन। क्या मिलेगा, अजर्सन रीजन। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन कर लीजिए, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशनल ईएमएफ का, इसको तैयार कर लीजिए। साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस में देखो क्या क्या है, 2 चीजें, बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाने का है, बस इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन है, क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन है, वो एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। इसका भी एक है और इसका भी एक, ठीक है, दोनों का एक एक आपका है, दोनों को तैयार कर लीजिए। बाकी बेसिकली आप ध्यान रखो, जब डेरिवेशन तैयार करोगे तो आपको डेफिनेशन तो तैयार करनी पड़ेगी, उसकी डायमेंशन तैयार करनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, बगैर उसके कोई फॉर्मूला आप डेराइव कर नहीं सकते। तो ये भी आपका ठीक क्या होगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बना सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की जब बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये देखिए, डेरिवेशन के पर्पस से ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि बहुत बार से पूछा नहीं गया, आईआरएमएस आपसे पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिंग करंट का आईआरएमएस। तो आईआरएमएस का आपका डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को तैयार कर लो बेटा। और मैं बता दूं, जैसे ये इसकी वैल्यू भी निकालनी आती है, जैसे आपका एलसीआर सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं भाई, न्यूमेरिकल। अब इंक्लूड करेगा तो एलसीआर सर्किट में क्या करेगा, इंपेडेंस भी इंक्लूड होगा, ठीक है, आईआरएमएस भी इंक्लूड हो सकता है, वीआरएमएस इंक्लूड कर सकता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी क्यू फैक्टर भी चेक कर सकते हो, ये तैयार कर सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूं भाई, एक बात आप सब दिमाग में रख लो, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए आप मान के चलिए कि इस टॉपिक के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाइए, नहा धो के पड़ जाइए, भले थोड़ी ठंडी पानी गर्म करके नहाइए, ठीक, लेकिन इसके पीछे हाथ पड़ जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको मिलेगा। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, सैंपल पेपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाएंगे। फिर क्या है आपका ट्रांसफार्मर, थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा अगर आप जाओगे पीछे तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है, साथ में क्या हो सकता है कि आप इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर थ्योरेटिकल बेसिस पर कह सकते हो, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये थ्योरी बेसिस। अब क्या क्या पूछेगा, जैसे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन तो आपके पास कोई मतलब ही नहीं पूछने का, पूछेगा वर्किंग क्या होता है, वर्किंग में क्या पूछेगा आपको बताइए इसकी, ठीक है, जब इसको ऑन करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें, ठीक, क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी का कॉज बनते हैं, वो पूछा जा सकता है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालने को पूछा जा सकता है, या एफिशिएंसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। पावर इन एसी सर्किट, तो ध्यान रखना पावर इन एसी सर्किट, जब एलसीआर सर्किट निकालोगे तो उसी में आप ध्यान रखना कि पावर इन एसी सर्किट की बात कर लोगे आप, ठीक है, अलग से निकालना चाहते हो तो अलग से भी निकाल सकते हो, साथ में निकालना चाहते हो साथ में भी निकाल सकते हो, ठीक, वो आपका। और वैसे भी मैं बता दूं, जितने भी सीरीज बने, जितने भी सर्किट बनेंगे, चाहे वो ओनली एल हो, ओनली आर हो, ओनली सी हो, या एलसी हो, या एलआर हो, या आरसी हो, या फिर एलसीआर सर्किट हो, तीनों सर्किट के केसेस में पावर तो आपका बनेगा बनेगा। तो ये भी एक पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूमेरिकल पर्पज से, और स्पेशली न्यूमेरिकल पर्पज पे क्या होगा, एलसीआर सीरीज को जब पढ़ लोगे तो बाकी जितने भी आपके डिक क्या है, ठीक, जो आपके सर्किट्स बनेंगे उन सभी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बात मैं और बता दूं भाई, समझ लो,
ठीक है, वो ये कि फेजर डायग्राम, ठीक, इनके फेजर डायग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे ले, जैसे एलसीआर सर्किट की बात करोगे तो एलसीआर तीनों कंबाइन करोगे, ठीक, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लीडिंग और लैगिंग कहां बन रही है। जैसे आर में क्या होगा, दोनों साथ में चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब आप क्या करोगे, एल और सी में इंडक्टेंस में आओगे, तो इंडक्टेंस में जब आओगे तो क्या हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है पहले, तो क्या हो जाएगा आपका उस केस में, ठीक, क्या होगा, वी जो होगा वो क्या होगा, लीडिंग में होगा, करंट क्या होगी, लैगिंग में होगी। दूसरा, जब कैपेसिटेंस में आओगे तो कैपेसिटेंस में करंट लीडिंग में होगी और वोल्टेज लैगिंग में होगा। तो ये सब टर्म के क्या होंगे कि फेजर डायग्राम्स आपको बनाना सीखना है, बनाना तैयार करना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें तो भाई हाथ धो के एक बार दिमाग में बिठा लो, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको बहुत कुछ नहीं करना है। मैक्सवेल की इक्वेशन, 4 इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 मार्क्स में ये मिलेगा, क्योंकि 0.5 में एक अगर आएगी इक्वेशन लिखने को तो आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट करंट बेस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो कोई है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जो आप जब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल क्या होता है, हम ये जानते हैं कि पार्टिकल क्या होता है, जब एक्सेलरेट होता है तो क्या होता है कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें बहुत सारी ठीक सी वेव्स आती है। उन वेव्स में ठीक क्या होगा, उनका यूजेस क्या होगा, उसमें एक ये भी आता है, विजिबल रेंज भी आता है। क्या आता है, विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज में भी आप क्या है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है विब्जियोर के केस में, ठीक। बाकी आपको ठीक क्या होगा, गामा रेज, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक, माइक्रोवेव, ये सब जितनी आपके पास है वो सबके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और स्पेशली मैं बता रहा हूं कि उनके यूजेस कहाँ है, ये 2 नंबर में एमसीक्यूज में या फिर क्या एडजर्सन रीजन में पूछा जा सकता है। और एक बता सकता हूं, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ से केस स्टडी भी उठाया जा सकता है, क्योंकि ये आपको या हमको लगता है, जनरली लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, इस पे कुछ ही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, वो जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है ना, इसी पर बेस आपको बहुत सारे केस स्टडी मिल सकते हैं। तो केस स्टडी का आपको ये जरूर पढ़ना है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ठीक थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है पूरा, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है पूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में क्या क्या आ सकता है ये ध्यान रखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत ध्यान, सबसे ज्यादा नंबर में कुछ पूछा जाएगा तो ऑप्टिक्स पूछी जाएगी, ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स में आएगी। तो सबसे ज्यादा मार्क्स में अगर आएगी तो किस तरीके से उसको पढ़ना है ध्यान रखना। इस पर बेस बेटा न्यूमेरिकल, ठीक, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की जो केसेस हैं उस पर बेस क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी। अगर ऐड करना चाहो तो एडिशनल में आप डेरिवेशन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मैं मानता हूं कि मे बी पॉसिबिलिटी का आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लगभग टॉपिक से क्या होगा, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। क्रिटिकल पोर्शन होगा लेकिन उतना नहीं होगा, ठीक है। कितने मार्क्स को, सबसे ज्यादा भाई, पहला क्या है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद थ्योरेटिकल है, फिर डेरिवेशंस है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, हाँ ये पॉसिबल है, यहां भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे इससे इसके एप्लीकेशन तैयार कर लो। इससे क्या मिल सकता है, एजर्सन रीजन, ठीक, एमसीक्यू भी बन सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, केस स्टडी बन सकता है, केस स्टडी बन सकता है, ये दिमाग में रख लो, केस स्टडी बन सकता है, ठीक। फिर क्या है आपको, ये 3 जो आपके पास है बेटा, ये तीनों डेरिवेशंस का पार्ट है। कौन कौन, ये तीनों, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक, ये तीनों क्या है, ये तीनों डेरिवेशंस की उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डेरिवेशन के पर्पज से। साथ में लेंस मेकर का फार्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का डेरिवेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक, न्यूमेरिकल्स बहुत है। ये तीनों मैं बता रहा हूं, आंख बंद करके आप भरोसा कर लो इस चीज को, ठीक, ये तीनों टॉपिक तैयार कर लोगे तो आपको 100% मैक्स 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 5 नंबर में आएगा
तो डेरिवेशन आ सकता है 3 नंबर में, 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है, या 2 ही नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब बात करोगे कॉम्बिनेशन लेंसेज में, तो यहाँ पे देख डेरिवेशन उसके साथ न्यूमेरिकल आ सकता है, और 1-2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, कम से कम 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाएगा फिर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर क्या आता है प्रिज्म। प्रिज्म में आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरली क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कभी कोई डेरिवेशन पूछ ले तो पूछ ले, वरना लगभग मान के चलो न्यूमेरिकल पे आना है। ठीक, जैसे थिन प्रिज्म के लिए क्या होगा, ठीक, नॉर्मल प्रिज्म के लिए क्या होगा, ये सब चीजें पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रे डायग्राम्स ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में कौन कौन से, देखो माइक्रोस्कोप आपने पढ़ रखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार, उसको भी ध्यान लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप क्या क्या पढ़ना रहेगा इसमें, आप ध्यान रखना कि जब ये डायग्राम्स की, जब कभी उसके रे डायग्राम्स आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आएगी भाई, उसका रे डायग्राम आपका प्रॉपर तैयार हो। और ध्यान रखना 2 डायग्राम बनेगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए, एक क्या होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में हो जाएगा, एक इन्फिनिटी के केस में हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बनेगा वो याद रखिएगा, फार्मूला चाहिए आपको, और साथ में इनकी वर्किंग चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं, क्या चाहिए, रे डायग्राम, वर्किंग और इसके मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूले। तो ये इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि इस बार रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग। ठीक, तो इसका डायग्राम भी इजी है, कोई ऐसा बहुत है, वर्किंग भी इजी है, सिंपल सा एकदम है, उसको आप तैयार कर लीजिए, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में देखो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, हाइगेंस प्रिंसिपल आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ होना ही नहीं हुए। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखा है, कहीं कहीं पे थ्योरेटिकल एक ही मर्ज करके दिया होता है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल आप तैयार कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक, पिछली बार रिफ्लेक्शन पूछा गया था, ठीक, कहीं कहीं पर रिफ्लेक्शन भी पूछा गया था, लेकिन इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में मैं डाल रहा हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ठीक, रिफ्रैक्शन के केस में आपको पता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ हो वो होता क्या है, साइन ए बाय साइन आर इक्वल्स टू एन, या फिर एन टू बाय एन वन इक्वल्स टू साइन ए बाय साइन आर। ठीक है, या फिर साइन ए बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जो आपका होगा ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार कर लीजिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपको पूछा जा सकता है, नहीं पूछा सकता तो मैं कह सकता हूं कि केस स्टडी का पार्ट बन सकता है, केस स्टडी का पार्ट बन सकता है, साथ में डिफ्रैक्शन। ये तो भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं जितना आपको बता रहा हूं इतना अगर पढ़ लोगे तो मैं बता रहा हूं आपको कम से कम 70% मार्क्स आपके आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ये तैयार करना है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार करनी है, एक नजर YDSC पे डाल लीजिएगा, और साथ में इसको जरूर पढ़ लीजिएगा डिफ्रैक्शन क्या है, तो डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले बात आती भाई जितने ग्राफ्स हैं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके जितने भी ग्राफ्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो करी गई थी, ठीक, वो पूछी जा सकती है, जिसमें ठीक इंटेंसिटी का भी है, फ्रीक्वेंसी का भी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का है, ये सब ग्राफ्स आप तैयार कर लीजिए, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ठीक, ये तैयार कर लीजिए। आपको पता है कि क्या है कि वो ये मेटल सरफेस पे जब कभी कोई फोटोन आता है तो वो एच एनर्जी लाता है, इलेक्ट्रॉन उसको खाता है और क्या करता है, वर्क एनर्जी, वर्क फंक्शन में जितना अंदर होगा उतनी इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च करता है, और जो बाहर आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में खर्च होती है, वही एनर्जी जो फोटोन देता है। तो ये तैयार कर लीजिए इसकी इक्वेशन, साथ में वेव नेचर ऑफ मैटर तैयार कर लीजिए, और इसके न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर लीजिए। वर्क फंक्शन का न्यूमेरिकल, वर्क फंक्शन पे जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, वर्क फंक्शन, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस सब आएगा, वर्क फंक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, साथ में वेव नेचर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक, ये तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल की एक अलग से लाऊंगा, किन किन चैप्टर्स का न्यूमेरिकल, किन किन टॉपिक का स्पेशली
कौन सा न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक बहुत फोकस करना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनके न्यूमेरिकल्स भी तैयार किए जाए साथ में, ठीक है। और साथ में ये भाई इसको मत छोड़ना, इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, हर हाल में पढ़ना है। कोई भी सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लो, प्रीवियस पेपर उठा लो, सब में ये आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एटम्स है। एटम्स में तो आपको देखो रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स तैयार कर लो, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट निकालना सीख लो, ठीक है। इसको तैयार कर लो, डेरिवेशन इसका ये डेरिवेशन है बेटा, ठीक। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स क्या थे, कंक्लूजन्स क्या थे, साथ में उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये दो चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के, रदरफोर्ड मॉडल जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, उसके कंक्लूजन्स क्या थे एक्सपेरिमेंट के बाद, और उसके बाद क्या था, ठीक, उसके जो ड्रॉबैक क्या थे, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। साथ में बोर्स एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स, अब देखो इनकी जो ड्रॉबैक्स थी वो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, और साथ में इनकी जो पोस्टुलेट्स है वो पूरी तैयार करोगे। यहाँ पे देखो कि कुछ ड्रॉबैक्स बनती है क्या, अगर वो है तो वो तैयार कर लीजिए, ठीक। स्पेशली बोर्स एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट जरूर तैयार कर लीजिए। जो बचेगा वो स्पेक्ट्रल सीरीज, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज के न्यूमेरिकल, स्पेक्ट्रल सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस यानी कि डेरिवेशन प्लस क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस स्पेक्ट्रल सीरीज पर बेस न्यूमेरिकल्स ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में एक बात तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी एंड कर्व, ठीक। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये मोस्ट नहीं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल, मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए। ये देखो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इनकी रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस तैयार कर लीजिए। रिएक्शंस कम से कम ना 5 रिएक्शन तैयार कर लीजिए, जो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से हो उनको प्रायोरिटी दीजिए। और इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो संभावना नहीं है। तो पहला बाइंडिंग एनर्जी कर्व, दूसरा क्या हो जाएगा मास डिफेक्ट, तीसरा क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आपका लास्ट है, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। भाई देखो इससे 7 मार्क्स का लगभग मिलेगा, कितना मिलेगा, 7 मार्क्स का, एज पर सेग्रीगेशन ऑफ सीबीएसई, ठीक। ये आपको लगभग 7 मार्क्स का क्या क्या आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, किस बिहाफ पे, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बिहाफ पे, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बिहाफ पे, यानी कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड को सेग्रीगेशन, जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर्स की अगर बात करते हो तो वहां पर क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, इनके बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, ओवरलैप करते हैं सब, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको बताओगे, ये कंडक्शन बैंड होगा, ये वैलेंस बैंड होगा, तो इस बिहाफ पे आपको बताना पड़ेगा। साथ में पी जंक्शन डायोड, ठीक, ये जो आपका इसकी एक ही टॉपिक है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग दोनों तैयार कर लीजिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी वीआई कर्व आप तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो जब ये तैयार करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना कोई डिप्रेशन लेयर वगैरह आई जाएगी, तो वो एक बार नजर डाल लेना, लेकिन ये बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर में मैं इस बार प्रेडिक्ट करता हूं फुल वेव रेक्टिफायर, क्या करता हूं, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करता हूं, तो फुल वेव रेक्टिफायर से इस बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को बेटा तैयार कर लीजिए। ऑलमोस्ट आपकी पूरी बुक मैंने कवर कर दी है, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी बताया है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी बताया है, कहाँ से एडजस्टमेंट रीजन आ सकते हैं। देखो इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि कहीं से पूछ सकता है एग्जामिनर, ये जो पेपर सीबीएसई बना रही है वो कहीं से पूछ सकती है, लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन है कि इन टॉपिक्स पर अगर ध्यान दोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स अभी भी पा सकते हो, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स पर बेटा आप ध्यान दीजिएगा, बाकी मेहनत करिए। अभी भी मैंने बोला कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक किसी चीज की नहीं, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ठीक। वो हमेशा हार्ड वर्क मांगती है, और अगर आप आज मेहनत करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिस बंदे ने चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, उसने अगर अपना एक कंसिस्टेंट, ठीक, रेगुलर टाइम निकाला स्टडी के लिए, प्रॉपर टाइम दिया स्टडी को अपने, तो उसके मार्क्स आने 110% श्योर हैं। बाकी जैसी आपकी मेहनत होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आपको, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।